बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल PARC में होशरुबा करप्शन की गई है। PARC में ज़रई शोबे की तरक्की तरवीज के सिवा सब कुछ होने लगा है। अफसरान अपने ही रिश्तेदारों को भर्ती करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद खबर के अंदर की खबर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फालिज की। तो फालिज एक ऐसा मर्ज है जो जानलेवा भी साबित होता है, लेकिन जानलेवा ना हो तो मरीज तवील अरसे तक माजूरी का शिकार हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में ये बीमारी 1.2% है। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगिश। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आइंदा माली साल में तालीम, सेहत के शोबे हुकूमती तरजीहात में शामिल होंगे। वजारत सेहत और तालीम की जानिब से बजट तजावीज़ हुकूमत को मौसूल और हुकूमत का स्टेशनरी अशिया, कापियाँ, पेंसिलें, किताबें और दीगर तालीमी मवाद पर टैक्स कम करने का इरादा है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से अक्सा खालिद। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल PARC में होशरुबा करप्शन है, उकरबा परवरी की इंतहा है। PARC में ज़रई शोबे की तरक्की तरवीज के सिवा सब कुछ होने लगा है। चेयरमैन अफसरान ने अपने ही रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया है। जबकि PARC में 164 अफराद की आसामियों का इश्तिहार दिया गया था और अपने ही दिए हुए इश्तिहार की खिलाफ वर्जी करते हुए 300 से ज़ायद अफराद को बगैर ज़ाब्ते के भर्ती कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि 150 आसामियों पर 300 भर्तियां कैसे हो गई हैं? मामला क्या है ये आखिर? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो रिसर्च जो काउंसिल है उसका काम ये है कि ज़रई जो तहकीकात होती हैं नए बीज के हवाले से और नई जो हमारे यहाँ जो फसलें वगैरह हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम का बताना, बीजों के हवाले से, चाहे वो गंदम का हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों के हों, फलों के हों, सब्ज़ियों के हों, उनमें नई नई वैरायटी लाना, नई जिद्दत लाना ताकि उनकी वैरायटी भी बढ़े, उनकी क्वालिटी भी बढ़े और उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ताकि पूरी दुनिया में जो हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं 60 से 70% हमारा एग्रीकल्चर इकॉनमी पे हमारा रिलायंस होती है। कुछ बदल रहे, अभी ये बदल रहा है ये फिगर, लेकिन अब भी हम 50 से 60% जो है एग्रीकल्चर इकॉनमी है और इन तमाम चीज़ों पर रिलाई करते हैं। अब गो के ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। गंदम और जो दूसरे स्कैंडल्स और चीज़ें आना शुरू हुई, गंदम और कॉटन हमारे लिए मसला बन रहा है। तो एग्रीकल्चर काउंसिल का ये काम होता है कि इन तमाम चीज़ों पे रिसर्च करना और जो वहाँ साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं, लैब्स होती हैं, उनका ये काम होता है कि एक जिद्दत जो है वो और मयार एग्रीकल्चर में लाना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि PARC में इस वक्त जो हालत बनी हुई है वो ये है कि रिसर्च के अलावा शायद मेरा ख्याल है 10 to 20% रिसर्च हो रही है, बाकी 80-90% जो काम हो रहे हैं मुबैना तौर पर वो अकरबा परवरी और करप्शन और इन तमाम चीज़ों की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। और आज उस तरह की एक स्टोरी है कि एक इश्तिहार आया पिछले साल और तकरीबन 2 साल पहले, बल्कि तो उसमें जनाब 164 लोगों का इश्तिहार आया और उसमें कहा गया कि पूरे मुल्क भर के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यही उनकी काबिलियत होनी चाहिए। और जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर्स और रिसर्च ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स और ये सारे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि जनाब 164 के बजाय 332 लोगों को भर्ती कर लिया गया। अब अंदाज़ा लगाएं तकरीबन ये दुगनी तादाद बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दुगनी से भी ज़ायद 164 आपने लेना है और 332 लोगों को आप लेते हैं। और इस 332 लोगों को जो लिया गया था इनमें जो 99% तादाद है वो कहा यह जा रहा है कि जनाब वो तमाम की तमाम जो तादाद है वो सारे रिश्तेदार थे तमाम लोगों के, जिसमें PARC के जो चेयरमैन है, फिर उसके अलावा उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे, फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर्स थे, फिर HR के जो लोग थे, अकाउंट्स के जो लोग थे। और हमारे पास ये पूरी तफसीलात मौजूद हैं जो पिछले दिनों कुछ तफसीलात कोई हम कहेंगे कि जो जनरल तफसीलात थी, एक छोटा सा ऑडिट पैरा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो डिस्कस हुई
थी, लेकिन जो बाकी तफसीलात थी वो हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऑफिशियल्स को कुछ PRC के लोगों ने भेजी, उस तक हमने 92 न्यूज़ ने एक्सेस की हैं और हमारे सामने तफसीलात हैं कि जनाब वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे उनके जो थे वो भांजे थे, फिर एक और जो चेयरमैन के जो भांजे थे वो वहाँ पे रहे, चेयरमैन के जो मैटरनल भांजे थे वो वहाँ पे थे, और उसके अलावा जो भांजियाँ थी वो वहाँ पे उनकी थी। अच्छा। फिर वहाँ पे एक असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर थे, उनके जो है वो बेटी वहाँ पे उनको भर्ती किया गया। पर PRC के जो सेक्रेटरी थे उनको जो है वो मतलब इतने ज़्यादा नाम हैं कि पूरी यहाँ पे कोई 10 सफ़ों की ये लिस्ट है कि किस किस के रिश्तेदार कौन कौन यहाँ पे मौजूद था और उनको लगाया गया। तो 332 लोगों को इन्होंने भर्ती किया। और जब इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है इस सारी चीज में कि सिर्फ मखसूस शहरों से ही अफराद को तरजीह दी गई, तो उसकी वजह क्या थी? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 जो पंजाब के जो अहम शहर हैं वहाँ से इन लोगों की भर्ती की गई है, और ये जो 3 शहर हैं ये सरगोदा हैं, बहावलपुर है, और इसके अलावा एक और शहर है, मैं अभी लिस्ट में नाम आ जाएगा हमारे पास। तो इन 3 शहरों से इन तमाम लोगों की भर्ती की गई, और क्योंकि चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह का इन तीनों जो है वो शहरों से ताल्लुक़ था। अब इतनी बदकिस्मती की बात है कि पूरे मुल्क का कोटा, आपने इश्तिहार में ये कहा कि हमने 164 लोगों को लेना है, हाँ। फिर अचानक आपने उनकी तादाद बढ़ा दी बगैर दोबारा इश्तिहार दिए, और उसके अलावा आपने सिर्फ पंजाब के 3 शहरों के जो है वो लोगों को भर्ती किया। और आगे चल के मज़ीद तफसीलात हैं कि इन लोगों की भर्ती में ये लोग मुलविस थे, हाँ। और इन लोगों ने मुबैना तौर पर चेयरमैन के बिहाफ पे पैसे भी लिए इन लोगों से भर्ती में। अच्छा। और तकरीबन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और जून जुलाई में उनका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, बल्कि ये जो है मुसद्दक़ा तौर पे खबर सामने आई है कि जो PRC का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था उसके सामने ये तमाम जो लोग थे, इन लोगों को मुस्तकिल करने की भी सिफारिश की गई, लेकिन अच्छा। लीगल और दूसरी जो है वो चीज़ें आड़े आ गई। हम अंदाज़ा लगाएं, 332 लोगों को आपने गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया, मेरिट की वायलेशन की, एडवर्टाइजमेंट की वायलेशन की, और अब आप दोबारा उनको मुस्तकिल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस सारे मामले के बीच में रियाज एक बड़ी जो काबिल गौर बात है वो ये है कि चेयरमैन और दीगर आला अफसरान के रिश्तेदारों की भर्ती जो की गई थी उसका जवाब क्या दिया गया था कि भाई 164 का तो इश्तिहार था, 332 अफराद आपने भर्ती कर दिए, और वो भी अपने रिश्तेदार। देखिए, उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जनाब ये 332 लिए गए हैं, इनमें जो 32 लोग हैं वो पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा। तो जब वो पूछा गया जो बाकी लोग, तो फिर आए बाएं शाएं हुई। तो क्या वो 132 जो थे वो 164 के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते थे? अब यही तो अलमिया है यहाँ पे कि उन्होंने कुछ काबिल लोगों को भर्ती करके अच्छा। उनके नाम पे नीचे जो है अपने सारे रिश्तेदार भर्ती कर लिए। और दिलचस्प बात यह है कि जब रिटर्न जो टेस्ट हुआ था उसमें पता चला कि जो रिक्रूटमेंट की जो कमेटी के लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई लोगों के आर्बिट्रेरीली जो 11, 12, 13 इस तरह के जो मार्क्स थे वो काटे। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग जो मेरिट पे ऊपर आ रहे थे, आपने उन लोगों को कट टू साइज करने के लिए, क्योंकि आपने अपने लोगों को भर्ती करना था, अब आप जो मेरिट पे लोग आते हैं तो फिर आप अपने रिश्तेदारों को तो भर्ती नहीं कर सकते थे, तो उनके नंबर नीचे कम कर दिए गए, 10, 12 और दूसरों के बढ़ा दिए गए। तो इस तरह आपने अपने लोगों को एडजस्ट कर लिया। और इसके अलावा आपने जो रीजनल कोटा था, प्रोविंशियल कोटा था, उसकी वायलेशन की। और इसके साथ साथ आपने क्या किया कि जो फॉर्मूला होता है हायरिंग का, उसकी आपने मुकम्मल तौर पे वायलेशन की। और एक और जो दिलचस्प बात सामने आई जो इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये था कि आपने मिसाल के तौर पर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के नाम पे किसी को भर्ती किया, तो बाद में आपने रिक्रूटमेंट के वक्त उनका जो स्टेटस था वो तब्दील कर दिया। अच्छा। आपने उसका रख दिया सोशल मीडिया रिसर्चर, आपने उसका रख दिया सोशल मीडिया असिस्टेंट, आपने उसका टाइटल ही चेंज कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट में जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने जब उनको हायर करने लगे, आपने वो टाइटल चेंज करके उनको हायर कर लिया। जहां पर कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की देनी है वहां पर ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है पोस्ट दी जाती है, और जहां पर मेरिट की धज्जियां उड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। जहां पर यह सूरत हाल होगी वहां पर आप क्या कारकर्दगी उनसे जो है एक्सपेक्ट करेंगे? नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे फालिज के हवाले से। तो फालिज एक ऐसा मर्ज है जो जानलेवा भी साबित होता है। जानलेवा ना हो तो मरीज तवील अरसे तक माजूरी का शिकार हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में ये बीमारी 1.2% है, लेकिन कराची में बसने वाले KP के शहरियों में ये बीमारी 4.8% है। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 3 अस्पतालों में इसका इलाज फौरी तौर पर मुमकिन है, मगर इलाज महंगा होने के बायस हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बारे में बात करते हैं हमारे पेशावर के चीफ मुमताज़ बंगिश से। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सेहत इंसाफ कार्ड के बड़े चर्चे हमने सुने हैं, क्या उस पर फालिज का इलाज नहीं हो सकता है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल ये हमारी बदकिस्मती है कि जो सेहत इंसाफ कार्ड है उस पर तो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज होते हैं, बल्कि अभी तो पेवंदकारी तक जिगर और दीगर अज़ा की जो पेवंदकारी है वो उसे भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये जो फालिज का मर्ज़ है और जो आमतौर पर गरीबों को लाक हो जाता है, ये इसमें शामिल नहीं। अगरचे अब जो हयात शहीद टीचिंग अस्पताल में इसका इलाज शुरू किया गया है, अब पहले ही एक मरीज़ को ये इंजेक्शन लगाया गया है। उसमें तो ये है कि वो अपने फ़ंड से फ्री इलाज कर रहे हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर ये सस्टेन इसलिए नहीं रख सकते कि इन अस्पतालों की अपनी जो फंडिंग है और अपने जो उनके वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो बड़ी तादाद में फालिज की मरीजों का इलाज कर सके। तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि इसको सेहत इंसाफ कार्ड में शामिल किया जाए, लेकिन सेहत इंसाफ कार्ड में ताहाल इसे शामिल नहीं किया जा सका है। और जो आम मरीज़ हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, ज़ाहिर है उसका इलाज इतना महंगा है कि इसे इतनी आसानी से वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर इससे पहले भी उसके चूँकि टेस्ट होते हैं, CT स्कैन और MRI वगैरह की ज़रूरत होती है, और उसके लिए चूँकि यहाँ के अस्पतालों में जो सेहत इंसाफ कार्ड है ये उन मरीज़ों को ये सहूलत देती है कि जो जिनके एडमिशन हो जाते हैं वहाँ पे तो ये सारे टेस्ट उनके फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कोई मरीज़ आता है और वो OPD में आता है, डायग्नोज नहीं होता कि इसको क्या बीमारी है, और उससे पहले उसका CT स्कैन या MRI के टेस्ट होते हैं, तो वो फिर सेहत इंसाफ कार्ड में इसलिए कवर नहीं होते कि वो एडमिटेड पेशेंट नहीं होते। एक दफ़ा एडमिट हो जाए तो फिर उससे रीइम्बर्स ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले फिर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं उन्हें इसकी अदायगी करना भी मुश्किल है। तो इसलिए ये एक मुश्किल है खैबर पख्तूनख्वा में, खुसूसन दूर दराज के अस्पतालों में, कि जहाँ लोगों को फालिज हो जाता है और वहाँ ये मुमताज़, KP में ऐसे कितने अस्पताल मौजूद हैं जिनमें इसका इलाज होता है फालिज का, और कोई ऐसा अस्पताल भी मौजूद है जहाँ पर इसका मुफ्त इलाज हो? फरजाना, मसला ये है कि ये फालिज का वैसे आम इलाज जो है वो तो तकरीबन आम फिजिशियन भी कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसके तहत एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मरीज़ जो है कम से कम 3 घंटों में वो पहुंच जाए। इस तरह से वो अगर 4.5 घंटों में भी अस्पताल पहुंच जाता है तो किसी सूरत में ये इलाज कामयाब रहता है। कि इंजेक्शन लगानी पड़ती है और उस इंजेक्शन के बाद मरीज़ जो है फौरी तौर पर ठीक हो जाता है, मतलब उससे फिर ज़्यादा दिन अस्पताल में भी गुजारने नहीं पड़ते। फालिज की जो असरात होते हैं हाथ पाँव और इस तरह से बाकी अज़ा जो हैं वो जो शल हो जाते हैं, तो वो सिलसिला नहीं रहता। ये जो इलाज है ये इस वक्त पहले 2 अस्पतालों में थी और अब खैबर टीचिंग अस्पताल में भी ये इलाज शुरू हो गया है। और जो दीगर अस्पताल हैं जिन अस्पतालों में ये चल रहा है वहाँ पे चूँकि जब तक के सेहत इंसाफ कार्ड में इसे शामिल नहीं किया जाता, ज़ाहिर है तब मुफ्त नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि खैबर टीचिंग अस्पताल में अभी ये एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पे शुरू हो चुका है और इनका तजर्बा ये कामयाब भी रहा है, और एक मरीज़ रिकवर भी हो चुका है जिनको ये इंजेक्शन लगाया गया है और वो अपने फंड से ये इंजेक्शन जो है वो लगा रहे हैं। अच्छा मुमताज़, ये जिस इंजेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, इस इंजेक्शन की कीमत क्या है और क्या हर कोई इस इंजेक्शन को लगवा सकता है? फरजाना, ये इंजेक्शन जो है ये जर्मनी से इंपोर्ट हो रहा है और हर अस्पताल में इसका लगाना मुमकिन नहीं है। ये अभी इस वक्त जो है जो 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं पेशावर के उन्हीं में लगाया जा रहा है और इसकी कीमत जो है 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। और ये वज़न के हिसाब से मरीज़ को लगाया जाता है। 0.9 ग्राम का जो 1 किलो के हिसाब से 0.9 ग्राम का इंजेक्शन ये लगता है। एक वायल जो है उसकी कीमत जो है
80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। और बाज़ औक़ात तो होता यह है कि अगर किसी मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो उस वज़न की मुनासिबत से उसे 2 ऑयल लगाने पड़ते हैं, जो ज़ाहिर है वो काफ़ी अखराजात उस पर आते हैं। और मुमताज़, इस तरह तो गरीब आदमी तो इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? क्योंकि सेहत कार्ड के ऊपर भी आपने कहा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ऊपर भी अभी इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। यही एक ऑप्शन है कि सेहत इंसाफ कार्ड में इसको शामिल किया जाए। इस पर ज़्यादा उसके हुकूमत के अखराजात नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो इस पर शामिल की जा चुकी हैं। चूँकि हर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का जो भी बाशिंदा है उसके कार्ड में तकरीबन 10 लाख रुपए तक की अमाउंट मौजूद होती है। तो इसलिए अगर इसमें 3-4 लाख रुपए इससे मिनहा भी हो जाए, ज़ाहिर है तो ये हर शख्स को तो ये फालिज का अटैक नहीं होता, लेकिन जिसको ये हो जाए तो ज़ाहिर है 1 साल में ये फिर कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इसकी ये है कि इसके साथ कुछ पेचीदगियाँ हैं, वो जब दूर हो जाएंगी तो इससे मुकम्मल तौर पर पूरी सूबे में जो सेहत इंसाफ कार्ड है उसमें उसे शामिल किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से ये आम आदमी जो है उसकी बस से ये बाहर है। और फिर एक और मसला फरजाना इसमें ये भी है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, चूँकि वहाँ पे तो न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा जो तहसील हॉस्पिटल्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं जहाँ से पेशावर का फासला 3 घंटे से ज़्यादा बनता है, तो वहाँ मुश्किल सूरत हाल ये है कि वहाँ जब तक ट्रेंड न्यूरो फिजिशियन मौजूद ना हो तब तक इस किस्म के जो इंजेक्शन है वो एडमिनिस्टर नहीं हो सकते। तो ऐसे इलाके के जहाँ 4 से 5 घंटे पेशावर तक का सफ़र होता है और फिर उससे फौरी तौर पर जब किसी को ये पता भी चलता है कि उसके अलामात जो हैं वो फालिज के हैं, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो इंजेक्शन है ये उन अस्पतालों में न सिर्फ इसको अवेलेबल किया जाए, बल्कि वहाँ पे जो नेवरो फिजिशियन है उनकी अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो ना हो तब तक इस इंजेक्शन को वहाँ पे लगाना और फिर इस मर्ज़ की तशख़ीस करना इतना आसान काम नहीं। इससे पहले चूँकि ये कम्प्लिकेशन इसमें ये भी हैं कि उन अस्पतालों में फिर CT स्कैन और MRI की सहूलत भी देनी पड़ती है। अच्छा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं कि जिसमें इंतहाई मुश्किल पेश आ रहे हैं। और फालिज का जो मर्ज़ है फरजाना, ये आपको पता होगा कि ये इतना ख़तरनाक है कि अटैक हो जाए तो फिर मरीज़ जो है कभी कभी 4-4, 5-5 साल तक बेड पे रहता है। लेकिन एक इंजेक्शन की वजह से ये 1 हफ्ते से 10 दिनों में काम करने के काबिल हो जाता है और उसकी जो मजदूरी है वो बिल्कुल नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी बच जाती है और मुकम्मल माजूरी से वो बच जाता है। ऐसे फालिज की मरीज़ को तो दूसरे पर इक्तफा करना पड़ता है, उसे इवन बाथरूम तक ले जाने के लिए किसी एक शख्स की मुस्तकिल तौर पर उसकी ज़रूरत होती है घर पे, तो उसकी ज़िंदगी इंतहाई अजीरन होती है। अगरचे वो उसके हवास बहाल रहते हैं, लेकिन उसकी माजूरी ऐसी होती है कि वो मरने पर तरजीह देता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं होता, महीनों का नहीं होता, सालों पे मुहित होता है। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि वो जो पैरालाइज होते हैं उसके अज़ा, हाथ पाँव, वो कई साल तक वो काम नहीं करते और बड़ी मुश्किलों से उनकी रिकवरी हो जाती है। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी इसी दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर अटैक ये बहुत ज़्यादा सीवियर है और ये दिल की साइड पे अटैक होता है तो ये उसी वक्त उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। लेकिन इस इंजेक्शन की मदद से उन मरीज़ों को भी बचाया जा सकता है कि जिनको ख़तरनाक किस्म का, सीवियर किस्म का ये स्ट्रोक का अटैक हो जाता है और उसी वक्त अगर ये 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर उसको अस्पताल पहुँचाया जाए, और ख़ुसूसन इन्हीं अस्पतालों में तो न सिर्फ उनकी जान बचाई जा सकती है बल्कि उनको माजूरी से भी उनके बचने के तकरीबन 90% चांसेस होते हैं। अगर जल्दी पहुंच जाए तो 100% चांसेस हैं। और ये जो मुमताज, इस मामले की संजीदगी के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खैबर टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे ही इस बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें बताइएगा ये जो इंजेक्शन अभी शुरू हुए हैं ये किस तरह लगाए जाते हैं और किस कदर फ़ायदेमंद साबित हुए हैं? ये किसी के हाथ पाँव की कमज़ोरी हो जाए, किसी चेहरे की कमज़ोरी हो जाए और अचानक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको फालिज हुआ है, उसको जल्द से जल्द हस्पताल पहुंचाए। हमारे एक मरीज़ को इतवार वाले दिन हमने लगा दिया है, शुक्र है वो मरीज़ बिल्कुल ठीक है। जो वो आया था तो उसको बाएं साइड की कमज़ोरी थी और वो बिल्कुल ही हरकत नहीं कर सकती थी, और अब शुक्र है वो उसकी जो ताकत है उसमें 50-60% की इम्प्रूवमेंट आ गई है। इसका फ़ायदा ये है कि लॉन्ग रन में
पेशेंट की जो डिसेबिलिटी है, जो माजूरी है, वो तकरीबन ना होने के बराबर रह जाती है। अच्छा मुमताज़, आपने भी डॉक्टर साहब की बात सुनी है, मुझे ये बताइएगा कि इस बीमारी की शरह क्या है? क्या केपी की आबादी इसका ज़्यादा शिकार हो जाती है और उसकी वजह क्या है? जी फरजाना, डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे थे वो भी इस ज़रूरत पर जोर दे रहे थे कि मरीज़ को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो उनकी जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन आपने जो शरह का जिक्र किया वो ख़तरनाक इसलिए है, ये केपी के हवाले से इस पर काम करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये बीमारी जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वहाँ यहाँ 1 लाख में से 250 अफराद जो हैं ये फालिज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक स्टडी की गई है जिसमें 22,500 अफराद का सर्वे किया गया और इस सर्वे में जो 22,500 अफराद थे उसमें से 271 फैमिलीज ऐसी पाई गई कि जिनमें से किसी न किसी फ़र्द को ये फालिज का अटैक हो गया था। तो इस लिहाज से तो खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 1.2% बनती है। लेकिन एक और स्टडी भी की गई और ये मालूम करने की कोशिश की गई कि क्या ये किसी ख़ास इलाके से इसका ताल्लुक है या किसी खास कौमियत, एक इलाके के लोगों का ऐसे ताल्लुक है। तो वहाँ पे कराची में ये स्टडी की गई और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों में ये स्टडी की गई। तो वहाँ पे हैरानकुन जो नताइज थे वो सामने आए और वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं उनमें फालज की जो शरह है वो 4.8% है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। मतलब 100 में से तकरीबन 5 अफराद में फालिज का होना ये वाकई ऐसी चीज़ है कि जो डॉक्टरों और जो मुहक्किकीन हैं उनके भी रुंगटे खड़े हो जाते हैं इस पर। और दूसरी बात ये कि ये जनूबी एशिया में पाकिस्तान जो है उसकी बदकिस्मती ये है कि जब दीगर ममालिक में जिन लोगों को ये फालिज का अटैक होता है तो पाकिस्तान में 10 साल पहले जो उम्र की जो रेंज है उम्र का उसमें हो जाता है। मिसाल के तौर पे 45 साल की उम्र में ज़्यादातर यहाँ पे हो जाता है, दीगर इलाकों में 55 और 60 साल की उम्र में ये बीमारी लाक हो जाती है। तो इस लिहाज से भी ये बीमारी जो है यहाँ पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा है इसमें ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसकी शरह के मुनासिबत से एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पे इस बीमारी पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा, क्योंकि फालिज को एक ऐसी बीमारी अब तक समझा जाता था कि ये तो बस एक दफ़ा हो जाता है तो बंदी की जो लाइलाज बीमारी समझा जाता था। लेकिन हमने देखा है कि अब तो इसका इलाज भी मौजूद है और इंजेक्शन भी आ गए हैं। फौरी अगर इंजेक्शन लग जाए तो लोग इससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारे रिसर्च हैं वो इस सिलसिले में ज़्यादा फोकस नहीं थे अभी। अब मैं आपको मिसाल दूँ, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं पूरे पाकिस्तान की ये हालत है कि यहाँ पे जो फालिज के जो मरीज़ होते हैं उनको जो देखने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो बदकिस्मती से न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते। अक्सर ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो उनको जनरल फिजिशियन देखते हैं। तो वो इस बीमारी की शिद्दत से और इसके इलाज में इतने माहिर नहीं होते, क्योंकि ये तो न्यूरोलॉजिस्ट का काम, न्यूरोफिजिशियन का काम होता है। और यही वजह है कि वो लोग जो फालिज का शिकार होते हैं वो अक्सर हमने देखा है कि वो माजूर भी हो जाते हैं। तो क्या ये सबसे बड़ी वजह यही है इसकी? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे जो लोग भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, चूँकि एक तो ये कि फैसिलिटी नहीं है, ये इंजेक्शन जो है ये अभी पाकिस्तान में फ़िलहाल एक नई चीज़ है और बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और खुसूसन जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये सहूलत ना होने के बराबर है। सिंध के चंद एक अस्पताल है वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है और वहाँ पे तो ये फ्री सहूलत भी है। इस तरह से पंजाब में भी कुछ अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन ये उस लिहाज से नहीं है जितनी इसकी शरह है, उस लिहाज से ये छोटे अस्पतालों में और दूर दराज के इलाकों में नहीं है। चूंकि इसमें टाइम फैक्टर्स होता है, इसलिए इसको डोर स्टेप पे इसको अवेलेबल करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें भी बचाया जा सकें और इसके जो मरीज़ हैं उनको माजूरी से भी बचाया जा सके। लेकिन इधर मसला यह है कि यहाँ जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है न्यूरोफिजिशियन का और डॉक्टर्स का जो मुतालिका फील्ड में इस इंजेक्शन और इस बीमारी के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सिर्फ एक इदारा है कि जहाँ पे उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी पाकिस्तान में इस किस्म की कोई इस पर फोकस ही नहीं किया गया। इसी तरह जो फेलोशिप है
वो भी सिर्फ एक इदारा है कि जहाँ पे इसकी फेलोशिप करवाई जाती है, और दीगर इदारों में अभी तक इसकी अहमियत पर फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसके इलाज में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और दूर दराज के इलाकों में भी न्यूरोफिजिशियन मौजूद नहीं वहाँ, तो चूँकि अच्छा मुमताज, इसके इलाज के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन इस बीमारी के प्रिकॉशंस के हवाले से अगर बात करें तो इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारी जो डॉक्टरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अक्सर जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं खुसूसन, या जो शुगर की मरीज होते हैं, ज़ाहिर है उन्हीं में भी जो ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो ज़्यादा दरपेश होता है। या इस तरह के अक्सर हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बाज़ लोग होते हैं वो बैठे बैठे या खड़े खड़े इस तरह से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो इन लोगों में इस बीमारी के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। अच्छा। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, एक तो ये है कि उन्हें ये आगाही दी जाए कि अगर उनके जिस्म में, उनके चेहरे पर, उनके हाथ या पाँव में अचानक अगर कोई कमज़ोरी आ जाए, खुसूसन रात के वक्त कोई कमज़ोरी आ जाए, तो फौरी तौर पर अपने साथ वालों को जगा कर यह कह देना चाहिए कि उन्हें फारिज के अलामात हैं और फौरी तौर पर उनको अस्पताल पहुँचाया जाए। जो ही ये अस्पताल पहुँचेंगे और जितना जल्दी पहुँचेंगे इतने इनके बचने और इनके माजूरी से बचने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। तो ये अलामात के बारे में अगर लोगों को आगाही मिल जाए तो ज़ाहिर है फिर इससे बचाव जो है वो आसान हो जाता है। ज़ाहिर है जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए भी वो किसी न किसी तरीके से इनकी जो कीमत है वो तो अदा कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती चीज़ तो कोई चीज़ नहीं होती। जब तक इसे सेहत इंसाफ कार्ड में यहाँ शामिल नहीं किया जाता तब तक भी अगर इन अस्पतालों में जो 3 अस्पताल है, लीडिंग, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, अगर इधर मरीजों को पहुंचाया जाए तो काफी मरीजों की जान भी बच सकती है। और बिल्कुल देखा जाए तो मुमताज थोड़ा सा मरीजों को इस हवा फैसिलिटेट करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से थोड़ी सी मदद अगर होगी तो इसकी शरह में कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन, इसकी शरह में कमी इस तरह से भी लाई जा सकती है कि इसका बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके, और उसमें अगर हुकूमत साथ देती है तो इसकी शरह बहुत हद तक कम हो सकती है। अब आपको बताएंगे हम कि आइंदा माली साल में तालीम, सेहत के शोबे हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। वजारत सेहत और तालीम की जानिब से बजट तजावीज़ हुकूमत को मौसूल हो गई हैं। हुकूमत का स्टेशनरी अशिया, कॉपीज़, पेंसिल्स, किताबें और दीगर तालीमी मवाद पर टैक्स कम करने का इरादा है, और ज़राए के मुताबिक स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स की शरह को कम किया जाएगा। और हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की जामियात के लिए वफाकी हुकूमत से आइंदा माली साल के बजट में अरबों रुपए भी मांग लिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए खत मौजूद हैं अक्सा खालिद। अक्सा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि आइंदा बजट आने वाला है, बजट में हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, देखें साल का सबसे अहम वक्त जो है वो करीब है, जिसमें मुल्क का 2025 का पाकिस्तान का बजट पेश किया जाएगा, वफाकी हुकूमतों का और सूबाई हुकूमतों का, वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और सबकी नज़रें इस वक्त के ऊपर होती है कि जी बजट को देखा जाए, इस बार का बजट क्या होगा। तो इस बार हुकूमत का इरादा है कि ईद से पहले जो है वो बजट पेश कर दिया जाए, जिसके मुताबिक तमाम मिनिस्ट्रीज ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो हुकूमत तक पहुंचा दी। और इस दफ़ा हुकूमत की तरजीहात में जो सबसे पहले 2 शोबे शामिल हैं वो है वजारत सेहत और वजारत तालीम, क्योंकि हर मुल्क की डेवलपमेंट तभी होगी जब लोग जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे, तंदुरुस्ती की तरफ जाएंगे, और डेवलपमेंट तभी होगी जब एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन ख़त्म होगा। और हमेशा जो डेवलपमेंट है वो यूथ से आती है, और हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये 2 शोबे जो है हुकूमत इसको बाकायदा तौर पर तरजीह दे रही है। अफसोस की बात है, क्योंकि हमने तो हमेशा यही देखा है कि हुकूमत का हमेशा से ये एजेंडा रहा है, तालीम और सेहत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स का बिल्कुल ऐसे ही देखिए, बोलने में और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में और जो है वो बोलने में बड़ा फ़र्क है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हूँ, उससे हमारी बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इस दफ़ा की जो रिकमेंडेशंस गई हैं उसमें सबसे पहले वजारत तालीम का ये कहना
कहना है कि स्टेशनरी आइटम्स पे जो टैक्स है उसमें कमी लाई जाए। अच्छा। अब उससे क्या होगा कि बच्चे जो है बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, और स्कूल्स की जानिब से ये कहा जाता है कि जी कॉपियाँ ख़रीदें, किताबें ख़रीदें, जो कि सिलेबस ही तकरीबन जाके आपका 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार तक जाके बन जाता है, ठीक है, वो भी एक टर्म का। तो ये बहुत मुश्किल जो है वो होती है, लोगों को इसमें मुश्किल दरकार होती है ख़रीदने में। तो ये कहना है सबसे पहले वज़ारत तालीम की जानिब से। और उसके बाद ना हर साल HEC की फ़ंडिंग जो है ये एक बहुत अहम मसला रहता है कि जी HEC की फंडिंग कितनी होगी। इस वक्त हमें जो है वो इन चीज़ों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं पाकिस्तान? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक इट्स अ बिग इशू कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो है 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तालीम से महरूम हैं। हमारी ग्रोइंग एज के बच्चे, हमारी यूथ इस वक्त जो है वो तालीम से महरूम है। हम स्पेसिफिकली ज़रा इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। बलूचिस्तान के 65% बच्चे यानी कि जो तकरीबन 31 लाख बच्चे बनते हैं ये जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। फिर पंजाब में 1 करोड़ 10 लाख, इसी के साथ सिंध में 76 लाख के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि KPK में 36 लाख बच्चे। अच्छा, इस्लामाबाद की हालत थोड़ी बाकी सूबों से बेहतर है और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ जो है वो 8 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं और सबसे बढ़ के ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, जिससे बच्चों को जो है वो स्कूल में जाने में आसानी होती है। अच्छा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर 60% बच्चे जो है इस वक्त स्कूल से बाहर है। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो 44%, मिडिल में अगर बात की जाए मिडिल सेकेंडरी की तो दैट इज़ 30%, और प्राइमरी में अब आप ये देखें कि स्कूल स्टार्ट ही प्राइमरी से हो रहा है और प्राइमरी से ही हमारे 36% बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अलमिया है अक्सा देखा जाए तो। अच्छा, अब जिस तरह से हुकूमत एक इनिशिएटिव लेने जा रही है स्टेशनरी और तालीमी मवाद के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि हम टैक्स कम कर देंगे, तो टैक्स कम करने से हमें कितना फ़ायदा होगा? क्या इसके हमें बेनिफिट्स आगे जाने वाले दिनों में नज़र आएंगे हमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे मॉडल कॉलेजेस होते हैं, यहाँ का एक बहुत ये एक अच्छी बात भी है और एक ये फैक्टर भी है जिसे डिस्कस किया जाए कि स्टेशनरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट कब कैसे प्रोवाइड की जाएगी? वो स्कूल तो ख़रीद रहा है और स्कूल जो है वो एक स्पेसिफिक बजट की वो स्टेशनरी ख़रीद रहा है जो कि आगे बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। जब उस पर टैक्स कम हो जाएगा, स्कूल वाले वो स्टेशनरी कम पैसों में ख़रीदेंगे तो फिर आगे बच्चों के लिए भी बेहतरी होगी और जो स्कूल एडमिशन फ़ीस है उसमें भी कमी देखने में सामने आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने 2 चीज़ों का जिक्र किया अपने इस खबर के आगाज़ में, एक तालीम और एक सेहत का शोबा। तालीम के हवाले से हमने कुछ डिस्कस कर लिया, बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो सेहत के मसाइल तो हम देखें वो तो हमें दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तालीम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहीं पर हेल्थ भी है, ठीक है, कि सेहत होगी तो जान है तो जहाँ है, हम हमेशा से बात करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की कितनी कमी है, वहाँ पर डेवलपमेंट तो दूर, सरकारी अस्पताल है ही नहीं, गिने चुने 2-4 सरकारी अस्पताल है और आबादी के लिहाज से वो बहुत कम है। दूर दराज के लोग वहाँ पर आके स्टे करते हैं और कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा वहाँ पर, क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि वो मरीज़ों को देख ही नहीं पाते। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जब बजट के लिए अपनी रिकमेंडेशंस पेश की हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये कहना है कि मेडिसिन जो है इस पर टैक्स कम किया जाए, अद्वियात पर टैक्स कम किया जाए। आजकल वैसे ही भारत के साथ हमारे रिलेशनशिप कुछ अच्छे रही है और पाकिस्तान मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल बाई करता है मेडिसिन का भारत से। अच्छा। जो कि अब पाकिस्तान ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। इसीलिए ये कहना है वजारत सेहत का कि अगर रॉ मटेरियल हम बाहर के बजाय लोकल अद्वियात को जो है वो ऊपर लेके जाएं, लोकल अद्वियात बेचें, क्योंकि जैसे आप इंपोर्ट करते हो, जब आप टैक्स ज़्यादा होता है तो इंपोर्ट भी बढ़ जाती है और फिर उसके ऊपर टैक्स लग के लोग खरीदते हैं, लेकिन जब आपका टैक्स ही कम होगा तो बाहर से इंपोर्ट भी कम होगी अद्वियात की और लोकल प्रोडक्शन को जो है वो तरजीह दी जाएगी। इस वक्त इस मसले को कैसे अक्सा हल किया जाएगा, क्योंकि भारत के साथ तो हमारे अच्छे खासे क्लैशेस चल रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम सेहत के हवाले से जो है सहूलियात मुहैया करेंगे, लेकिन यही अगर सूरत हाल रही तो क्या अद्वियात महंगी नहीं हो जाएंगी?
इसी का हल निकालने के लिए वजारत ने कहा है कि जी आप रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, मेजॉरिटी 80% रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता है। हमारे पास वो वाले वसाइल भी मौजूद नहीं है ना कि हम पाकिस्तान में उसको डेवलप करें, रॉ मटेरियल यहीं पे बना के हम मेडिसिन बनाएं। जब हम रॉ मटेरियल यहाँ पर नहीं बन सकता, लेकिन हमारी लोकल मेडिकेशन में कुछ ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। अच्छा। जो कि लोग वो भी नहीं खरीदते सिर्फ इसलिए कि उनको तरजीह दी जाती है जो इम्पोर्ट किया जाता है, उस पर यकीन ज्यादा होता है, ट्रस्ट ज्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि वजारत सेहत का कहना है कि बेकरी आइटम्स पे टैक्स बढ़ाया जाए, जो कि 20% था, अब जो है वो 40% कर दिया जाए और आने वाले वक्त में 50% तक भी इसको लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि बेकरी आइटम्स लोग खरीदते हैं, उससे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डायरेक्ट जो है वो पेशेंट्स के ऊपर जो है वो असर करता है और लोगों की सेहत उससे ख़राब हो रही है, जिससे क्या होता है कि अस्पतालों में रश बढ़ जाता है। अब ऐसी आइटम्स खाने के बाद जब अस्पतालों में रश बढ़ता है, वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये कहना है कि बेकरी आइटम्स पर जो टैक्स है उसे बढ़ाया जाए ताकि लोग इसे कम से कम खरीदें। अक्साम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अभी चंद दिन पहले मेरा किसी वजह से अस्पताल जाना हुआ था, तो मैंने तो ये देखा है कि वहाँ पर तो हर चीज़ के जो है पैसे जो हैं, इवन के जो टेस्ट फीस है, हर चीज़ की डबल कर दी गई है। तो किस तरह से सेहत के मसाइल यहाँ पर हल होंगे? यहाँ पर तो चंद दिन पहले कोई फीस थी और अब 2-3 दिन पहले जो है वो डबल से ट्रिपल हो चुकी हुई है फीस। तो किस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से हुकूमत फैसिलिटेट करेगी आवाम को। देखिए, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पेम्स का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। पहले ये होता था कि पेशेंट्स जाते थे तो उनकी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। आइदर उसमें ड्रिप्स हो, आइदर उसमें इंजेक्शंस हो या टेस्ट हो, फौरी टेस्ट जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। लेकिन अब जो है वो उस पर स्पेसिफिक पेमेंट रख दी गई है और मरीज को ये कहा जाता है कि आप यहाँ तड़पते रहें और आप जाके पहले जो है उसका अटेंडेंट बाहर से वो ड्रिप्स खरीद के लाए, बिल्कुल देखा है, वो ड्रिप्स खरीद के लाए और तब तक आपका मरीज सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा ये आप नहीं जानते हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ टैक्स की बात की गई है, मजीद जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की गई कि किस तरह से डेवलपमेंट की जाए। हाँ, एक इनिशिएटिव ये लिया गया है कि एक इमरजेंसी बिल्ड हो रही है जहाँ पर सिर्फ जो है वो एक्सीडेंट पेशेंट्स लाए जाएंगे इमरजेंसी में, जो कि 200 बेड्स लगा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, और वहाँ पर जो है एक्सीडेंटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और उसे 3 पोर्शंस पर बनाया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव है और मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि जब चीज़ों पर टैक्स कम होगा, अद्वियात पर टैक्स कम होगा और हमें एक स्पेसिफिक बजट अलॉट किया जाएगा, तो हम बजाय कि वही मेडिकेशन के ऊपर लगाएं, हम डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे ताकि आबादी के लिहाज से सरकार। लेकिन अक्सर ये जो इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है फीस के नाम पे अवाम के ऊपर, किस तरह से फिर वो उसको मैनेज करेंगे? अवाम किस तरह से उसको लेके चलेगी अपने इलाज को? बिल्कुल, देखें, हमेशा से ये कहा जाता था कि जी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूल्स बड़े महंगे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, हम सरकारी तालीमी इदारों में जाते हैं। वजह क्या दी गई है? मौकिफ, मैं सिर्फ मौकिफ जानना चाह रही हूँ हुकूमत का इस हवाले से, वो क्या मौकिफ दे रही है उन जो है बीमार और नादार गरीब मरीजों के लिए जिनके ऊपर बिला वजह की फीसें लगा दी गई हैं कि एक डॉक्टर को भी जब आपने चेकअप के लिए जाना है पहले आप फीस देंगे, फिर वो अगली बात आपकी सुनेगा। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है सरकारी अस्पतालों के अंदर भी इवन के। तो वहाँ पे हुकूमत का क्या मौकिफ है? हुकूमत क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, हुकूमत का ये कहना है कि हम जो है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू लोगों को सपोर्ट किया जाता था, तो उनका ये कहना है कि हम सेहत कार्ड्स निकालेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर प्रैक्टिकली हम बात की जाए तो अब तक ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं है सामने। वो मरीज़ फी पे कर रहा है और उसके बाद ही उसका इलाज हो रहा है। इवन के जो सेहत कार्ड है उसके लिए भी पहले आप फीस देंगे, फिर वो उसके ऊपर बात करेंगे अगली कि आपको बताया जाएगा कि हाँ जी आप सेहत कार्ड के लिए अप्लाई करें या ना करें। ये सारे मामला जब सेहत कार्ड कब आएगा ये भी आपको नहीं पता, ठीक है, और उसके बाद पैसे कब रिवर्स होंगे ये भी आपको नहीं पता। 2024 की बजट की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेना तो बजट एक मिनिमाइज था और इस्तेमाल उससे ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास डिटेल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन का मिला जुला के जो बजट था वो 637 बिलियन था, जबकि हेल्थ 24 बिलियन और 45 बिलियन यूज़ हुआ
24 था 45 हुआ, जबकि एजुकेशन 98.5 और उसका 114 बिलियन इस्तेमाल हुआ। यानी कि वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि वजारतें जो हैं, जो बजट उनको मुख्तस किया जाता है, क्या वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल भी कर पाती हैं या नहीं, और जहां इस्तेमाल होता है क्या उसका भी डाटा फ्राहम किया जाता है कि नहीं किया जाता? बिल्कुल, देखें अभी मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की कि ये बजट एलोकेट हुआ था, उससे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ हुआ है ये नहीं बताया गया। कि क्या अस्पतालों में हमने देखा है कि अस्पताल बनाए गए हैं, क्या हमने ये देखा है कि तालीमी इदारों में एडवांसमेंट की गई है, क्या AI सिस्टम को इन्हांस किया गया है, LMS सिस्टम को इन्हांस किया गया है, ऑनलाइन प्रोजेक्टिंग को इन्हांस किया गया है, ऐसी तमाम चीज़ें हमने नहीं देखी। सिर्फ हमने क्या देखा है कि बजट एलोकेट किया था और इस्तेमाल उससे ज़्यादा हुआ है। और एक ये बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर कि वो बताएं, डिटेल्स दें हमें, हुकूमतों से, मिनिस्ट्री से पूछ के कि वो बजट उन्होंने इस्तेमाल कहाँ किया है, तब वो ये रिकग्नाइज करें कि आगे जो ज़्यादा बजट मांग रहे हैं वो वाकई उनकी ज़रूरत भी है या नहीं है। बिल्कुल, अक्सर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमेशा हर हुकूमत जो आती है वो उसकी बात ये होती है कि तालीम और सेहत हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं, लेकिन देखा जाए तो हमेशा इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स का बेड़ा गर्क हुआ है। बजट जो मुख्तस किया जाता है, वजारतें वो इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, वो बजट कहाँ जाता है इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता, लेकिन जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।